जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने नए सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो जिस तरह से आप सबों का समर्थन मिल रहा है हमें, इसी एनर्जी के साथ जो है कि हम लोग आप लोगों के पास अलग अलग एग्जाम का जो है कि प्रीवियस ईयर और कंटेंट अधिक से अधिक लेकर उपस्थित होते हैं। तो जिस तरह से आप लोग प्यार दे रहे हैं, आप लोग इसी प्यार को जो है कि बरकरार रखना है। आपको कहीं कोई एक दिक्कत नहीं आएगा एग्जाम में। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं जो है कि अपने कंटेंट की ओर। तो कल हमने क्वेश्चन आप सबों से पूछा था कि सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन शुरू होता है या फिर कहां से शुरू होता है, तो उसका सही आंसर होगा जो है कि मुख से। कहां से शुरू होता है? मुख से। कार्बोहाइड्रेट जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, और ग्लूकोज को जो है कि कभी कभी स्टार्च या मंड के नाम से भी जानते हैं। तो आज का जो सबसे बेस्ट जो साइंस का जो दिया जा रहा है आपका, तो वो प्रिया शाह को दिया जा रहा है, और प्रिया शाह ने इसका आंसर बहुत ही अच्छी तरीका से लिखा है। तो आज का जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट का खिताब दिया जा रहा है वह प्रिया शाह को दिया जा रहा है। तो आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, आप लोग लगातार मेहनत कीजिए और आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करने का प्रयास कीजिए। जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं या जो भी इस वीडियो में कमी रहता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो है कि अपना राय रखिए, और तभी जो कि जाके आप लोग भी के साथ जो है कि हम लोग पूर्णतः 100% के साथ उपस्थित होकर अपने कमी को दूर करके आप सबों के बीच जो है कि हम लोग उपस्थित होने का प्रयास करते हैं। तो चलिए जो जो आंसर दिए हम लोग उसका नाम ले लेते हैं क्रमवार करके। तो आप लोगों को बता दे कि उसमें से अंकज कुमार आपका भी आंसर बहुत ही अच्छा है, आपका भी आंसर सही है। फिर है उसके बाद भवेश यादव, आपका भी आंसर सही है। फिर है उसके बाद आपका अजीत, आपका भी आंसर सही है। उसके बाद फिर है महाकाल स्टडी, आप भी आंसर बहुत ही अच्छे तरीका से लिखे हैं, आप भी इसी तरह से लगातार आगे बढ़िएगा। उसके बाद फिर आपका विश की फ्राइट करके है, आपका भी आंसर सही है। उसके बाद फिर है टाइम टू टाइम, आप भी जो है कि बहुत ही टाइम से रह रहे हैं, अपने जो है कि अपने क्लास को जो है कि रेगुलर करते हैं। उसके बाद फिर है मनीष, आपका भी आंसर सही है। उसके बाद फिर है आपका भविष्य यारा, आपका भी जो है कि बहुत अच्छा कमेंट किए हैं। उसके बाद फिर है आपका चंदन राज, आपका भी आंसर सही है। फिर है मणिभूषण कुमार, आपका भी आंसर बहुत ही अच्छा है। फिर प्रिया शाह तो है ही। उसके बाद फिर है आपका प्रणय प्रभा, आपका भी आंसर बहुत सही है। फिर है राज राजेश, आपका भी आंसर सही है। उसके बाद फिर है आपका यूजर YE8 करके है, आपका भी आंसर सही है। फिर है आपका जो है कि सौरभ शर्मा, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। फिर टाइम टू टाइम लिखते हैं कि तैयारी तो बढ़ता जा रहा है लेकिन सेट प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग को बता दें कि मार्केट में जो भी प्रैक्टिस सेट है, जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग मार्केट से जो है कि बुक को खरीद के आप किसी भी प्रकाशन का सेट लगा सकते हैं, और सेट लगा के आप लोग उसका एक्सप्लेनेशन देखने का भी कोशिश कीजिएगा। और आप इस चैनल पर लगातार जब बने रहिएगा तब आपको जाके फायदा होगा। ऐसा नहीं कि आज समय मिला एक वीडियो देख लिए, फिर दूसरा वीडियो छोड़ दिए, फिर अगले दिन छोड़ दिए। इससे क्या होगा कि आपका माइंड धीरे धीरे उसे इग्नोर करने के लिए जो है कि वो हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। तो आप लोग समझिए कि कुछ हो ना हो, आपको कम से कम 2 घंटा मेरे पीछे समय देना है। जब आप 2 घंटा मेरे पीछे समय दीजिएगा तो आपका जिंदगी भर समय बहुत ही अच्छा से गुजरने वाला है। सिर्फ आप एक अनजान व्यक्ति पर जिस तरह से भरोसा करके इस चैनल पे आप आए हैं और आके कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और प्यार देने की कोशिश करते हैं, अगर आप इतना सा मेरे लिए कर देते हैं तो समझिए कि आपका जिंदगी बहुत ही सुखमय व्यतीत होने वाला है। आपका जॉब कहीं ना कहीं पक्का लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि एग्जाम में किस लेवल से क्वेश्चन आता है और नहीं आता है। चाहे आप BRSSC में बैठिए, अग्निवीर में बैठिए, या रेलवे के किसी भी एग्जाम में बैठिए, LP टेक्नीशियन में आपका रिजल्ट होगा। आप अधिक से अधिक डेली 1 से 2 सेट प्रैक्टिस मारिए और आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो चलिए, और भी लड़का है मनीष कुमार विकी फ्राइट करके, तो सब जो है कि आप सही जवाब दिए हैं। तो आप लोग इसी तरह लगातार बने रहिए हमारे चैनल पे, आपको बहुत फायदा करेगा। सिर्फ रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए, कुछ लिखिए नहीं हाथ से। मेरा वीडियो सुन के कुछ हाथ से लिखने का ज्यादा कोशिश नहीं कीजिए, हल्का फल्का लिख सकते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। आप अधिक से अधिक जो है कि रेगुलर अगर बने रहिएगा चैनल पे, तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। आप कहीं घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं है। आप मेरा वीडियो देखते रहिए, आपको लगातार अपने आप माइंड में बात को हम सेटअप करवा देंगे, जब मेरी गारंटी है। तो चलिए, आज पहली बार हम लोग LP और टेक्नीशियन और ग्रुप डी में जो कि साइंस का जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर आता है और जो प्रीवियस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों के बीच हम लोग आज से शुरू
शुरू कर रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले फिजिक्स को हम लोग शुरू कर रहे हैं, फिर केमिस्ट्री शुरू करेंगे, फिर बायोलॉजी को शुरू करेंगे। तीनों का मिक्सअप आपको मिलेगा एक ही वीडियो में। डेली लगभग 2-2 पेज करके आप लोगों के पास हम लोग याद करवाएंगे, और इसी वीडियो में करंट अफेयर्स का जो मेन टॉपिक है लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपसे डेली पूछेंगे, आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना कई देरी के हुए आज हम लोग श्री गणेश करते हैं। तो आप लोग को बताना है कि अश्व शक्ति जो होता है वह किसका मात्रक होता है, तो याद रखिएगा वह शक्ति का मात्रक होता है। किसका होता है? शक्ति का। तो याद रख लीजिएगा वाट, किलोवाट, मेगावाट और हॉर्स पावर, ये चारों का चारों जो होता है वह शक्ति का मात्रक होता है। किसका मात्रक? शक्ति। और याद रख लीजिएगा शक्ति का परिभाषा जो होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, वही कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और याद रखिएगा ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह कार्य का भी मात्रक होता है, यानी कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल। और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, और कार्य का सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। क्या होता है? अर्घ। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। और आप लोग को बता दें कि 1 जूल बराबर 10⁷ अर्घ होता है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्घ होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, तो यह जो है कि आपका ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? और किलोवाट घंटा के आधार पर ही आपका घर में जो बिजली बिल आता है वह किलोवाट घंटा के आधार पर ही आता है। और 1 किलोवाट को सामान्यतः हम लोग 1 यूनिट के नाम से जानते हैं। 1 यूनिट के नाम से तो नहीं बोलता है कि 5 यूनिट उठा है, 8 रुपया की यूनिट के दर से आपको लगेगा पैसा, तो समझना है 1 किलोवाट घंटा को हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। और 1 किलोवाट घंटा जो आपका ऊर्जा का मात्रक है उसका मान आप लोग को बता दे जूल में कितना होता है, तो याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा। 1 किलो का मतलब 1000 लिखना है, वाट का मतलब 1 लिखना है, घंटा का मतलब 3600 घंटा मिनट होता है, 3600 सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। तो याद रखना है कि 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल होता है। 3.6 गुना 10 का पावर 6, यह 36 पे 5 को जीरो होता है, याद रख लीजिएगा। इसे हम लोग 1 यूनिट के नाम से जानते हैं, और यह ऊर्जा का मात्रक होता है। और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति यानी पी यानी पावर बराबर होता है W/T। P बराबर W/T। और W यानी हो गया वर्क को मापते हैं किसमें हम लोग? जूल में। किसमें मापते हैं? जूल में। और T बटे हो गया सेकंड में मापते हैं, यानी कि आपका जूल पर सेकंड जो हो गया ये आपका किसका मात्रक हो गया? शक्ति का। किसका मात्रक? शक्ति का। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, और 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल, याद रखिएगा, पक्का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। तो याद रख लीजिएगा विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वह विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। विभवांतर का वोल्ट। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता कहे या विशिष्ट प्रतिरोध कहे, दोनों एक ही चीज है। यानी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध का जो सूत्र होता है तो याद रख लीजिएगा R बराबर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध R बराबर जो होता है वह होता है ρ/L/A। R बराबर होता है ρ/L/A। और रो को हम लोग सूचित करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। रो को जो इस प्रकार से लिखा जाता है, रो ऐसे करके रो लिखा जाता है, इसे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध करते हैं। और याद रख लीजिएगा ये इसका सूत्र होता है R बराबर ρ/L/A। ए हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, रो हो गया विशिष्ट प्रतिरोध, और एल हो गया लंबाई, आर हो गया रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। यानी ये सारा चीज याद रखिएगा। इसीलिए आप लोग याद करते होंगे कि किसी भी तार का लंबाई को बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, क्योंकि आर बराबर होता है ρ/L/A। आर बराबर ρ/L/A, यानी कि अगर तार की लंबाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। वहीं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, क्योंकि वह एक दूसरे का एक क्रॉस में है, यानी कि वो क्रॉस मतलब इनडायरेक्टली है, मतलब कि आपका कहने का मतलब है वो व्युत्क्रमानुपाती है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए
प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और याद रख लीजिएगा, अभी बताए थे विशिष्ट प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। या प्रतिरोधकता का भी एसआई मात्रक ओम मीटर। और याद रखिएगा प्रतिरोध का सिर्फ ओम होता है। प्रतिरोध का सिर्फ ओम होता है। अगर हम प्रतिरोध के उल्टा का बात करते हैं कि भाई प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, तो याद रख लीजिएगा प्रतिरोध का जो उल्टा होता है वह चालकता होता है। क्या होता है? चालकता। और चालकता का एसआई मात्रक जो होता है वह आपका होता है क्या होता है? तो याद रखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध का ओम हो गया। और विशिष्ट चालकता का जो एसआई मात्रक होता है उसका जो उल्टा होता है चालकता का एसआई मात्रक होता है महो। क्या होता है? महो। यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो गया। अब प्रतिरोध का उल्टा चालकता होता है। चालकता कभी कभी कठोरता भी बोल देता है। तो याद रख लीजिएगा कि चालकता जो होता है वह प्रतिरोध का उल्टा होता है। क्योंकि आप लोग को पता है कि प्रतिरोध का ही मतलब होता है जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है तो बीच में उसका अवरोध कर देना कोई प्रतिरोध करता है, यानी कि उसमें से करंट नहीं प्रभावित होने दे रहा है, तो वह प्रतिरोध हो गया, उसका विरोध हो रहा है। वहीं उसका उल्टा चालकता, यानी जो अच्छा से चल जाए उसी को चालकता कहते हैं। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक ओम हो गया। और ओम का जो उल्टा होता है वह महो होता है। क्या होता है? महो। महो मापनी। ये क्वेश्चन भी आता है कि महो मापनी का प्रयोग किसे मापने में? कठोरता मापने में या फिर चालकता को मापने में। तो ये सब चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, विद्युत आवेश का मतलब क्या होता है? कूलम। विद्युत आवेश कूलम। विद्युत आवेश कूलम। और आप लोग को बता दे कूलम का जो सूत्र होता है वह होता है Q बराबर IT। Q बराबर IT। Q बराबर IT। I यानी विद्युत धारा, T यानी समय। यानी विद्युत धारा को जितना समय एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगता है उसको हम लोग आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश। और आवेश का मतलब कूलम। आवेश का मतलब कूलम। आवेश का मतलब कूलम। और एक सूत्र होता है I बराबर Q बाई टी। I बराबर Q बाई टी, यानी उसी को घुमा दिया है। यानी I यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। आवेश बटे समय सेम वही चीज है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, याद रख लीजिएगा। और विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक होता है बायोट। विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक बायोट होता है। और 1 एम्पियर बराबर होता है 10 बायोट। 1 एम्पियर बराबर 10 बायोट। अगला क्वेश्चन और याद रखना है प्रतिरोध जो होता है वह विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? रुकावट। और उसे हम लोग जो ज्ञात करते हैं ओम में। किसे ज्ञात करते हैं? ओम में। और आप लोग को बता दे कि प्रतिरोध का जो सृजन करते हैं विद्युत धारा में जो आपका समूहन करते हैं वो दो प्रकार से करते हैं। एक समांतर श्रेणी में, एक आपका श्रेणी क्रम में। और समांतर में जो करते हैं 1/Rn बराबर 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके करते हैं। और श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ देते हैं, यानी Rn बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 करके जोड़ देते हैं, याद रख लीजिएगा। वहीं अगर कैपेसिटर में पूछे तो ये दोनों का उल्टा हो जाता है। या संधारित्र में पूछे तो उल्टा हो जाता है। कैपेसिटर या संधारित्र हो गया एक ही नाम, तो याद रखिएगा दोनों का उल्टा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किसका एसआई मात्रक नहीं होता है? तो आवर्धन का। आवर्धन क्षमता का। किसका होता है? आवर्धन क्षमता का नहीं होता है। वहीं अगर हम देखते हैं आपका जो है कि एक और चीज होता है विकृति। विकृति हो गया, आवर्धन हो गया, अपेक्षिक घनत्व हो गया, ये सब का कोई मात्रक नहीं है, अर्थात बीमाहीन है। बीमाहीन है यानी बीमा इसका नहीं हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका अनुपातिक मान आता है, यानी दोनों कट जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं वहां। इसीलिए याद रखिएगा विकृति, अपेक्षिक घनत्व और एक चीज बताए आवर्धन, ये तीनों का तीनों जो होता है यह आपका जो है कि अबीमाहीन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। और याद रखिएगा बल का एसआई मात्रक न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। और याद रखिएगा कार्य का एसआई मात्रक जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। वहीं पर याद रखिएगा कि आपका कैलोरी जो होता है वह ऊर्जा का मात्रक होता है। कैलोरी जो होता है वह ऊर्जा का मात्रक होता है। और कार्य जो हम लोग जो अलग अलग डिपेंड करते हैं, यानी कि मनुष्य का जो कार्य के आधार पर जो उसको दिया जाता है भोजन, वह कैलोरी के आधार पर दिया जाता है, यानी कैलोरी से ही मापन किया जाता है कार्य का।
देखिएगा, अगर देखते हैं मात्रक की संख्या, तो मात्रक की संख्या 7 है। मूल मात्रक की संख्या 7 है, जिसमें से बता दे द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ का परिणाम हो गया। यानी सारा का सारा जो हो गया, ये आपका 7 प्रकार के आपके मूल मात्रक होते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल कोण, एक घन कोण, बस 2 ही होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। फोकस दूरी जो होता है आपका, जब दर्पण वगैरह पढ़िएगा तो उसमें फोकस दूरी निकालना रहता है। फोकस दूरी यानी एफ बराबर होता है r/2, एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2 होता है। तो याद रखना है आप लोग को, यह r बराबर 2f होता है, r बराबर 2f होता है, याद रखिएगा। और इसको जो मापते हैं हम लोग मीटर में ज्ञात करते हैं, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। और याद रखिएगा, डायोप्टर ऑप्शन में है तो सही है, नहीं तो एम इनवर्स देगा, एम इनवर्स देगा, दोनों एक ही चीज है, याद रखिएगा। और धूप चश्मे के लेंस की क्षमता 0 डायोप्टर होता है। कितना डायोप्टर? 0 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का आपका धूप चश्मे के लेंस का क्षमता जो होता है वो आपका 0 डायोप्टर होता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और धूप चश्मा जो बना होता है वह किस लेंस का बना होता है? तो याद रख लीजिएगा कि आपका जो धूप चश्मा होता है वो क्रूक्स कांच का बना होता है। किसका बना होता है? क्रूक्स कांच का, या पायरेक्स कांच का, जो ऑप्शन रहेगा पहला क्रूक्स कांच देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल, यानी आपका जो बिल वगैरह घर में आता है ना, यानी जिससे कि आपका वाणिज्यिक मतलब भारत सरकार को जो फायदा मिलता है वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल विभाग से, वो आपका हम लोग मापते हैं किलोवाट घंटा में। किसमें मापते हैं? किलोवाट। और 1 किलोवाट घंटा का मान आप लोग को बता चुके हैं, 3.6 × 10⁻6 जूल। जैसे जानते हैं आप लोग को यह मान कहां पर पूछेगा, एक तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि भाई 1 जूल का 1 यूनिट का मान बताइए कितना होता है, तो 3.6 × 10⁻6। या 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, तो वही बोलिएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। लेकिन इसका यूज आपको न्यूमेरिकल बनाने में आएगा, जब पूछेगा कि किसी घर में बिजली की खपत जो है कि 10 यूनिट हुई है, तो इसका मान जूल में बताइए कितना होगा, तो सीधा आप गुना कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? गुना। क्योंकि आप लोग को पता है कि 1 यूनिट का जो मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। तो भाई 10 यूनिट खर्चा हुआ है, तो सीधा हम 10 से गुना कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज है, तो ये सब चीज धीरे धीरे आप लोग में डेवलप होगा। जो भी आपका कमजोर से कमजोर छात्र हैं, आप लोग को भी न्यूमेरिकल हम बताएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। बस इतना सा कीजिए कि आप रेगुलर मेरे लिए बन जाइए, आपका एग्जाम में पक्का क्वेश्चन लड़ेगा। लेकिन हाँ, 1 से 2 सेट प्रैक्टिस आप घर पे पक्का कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि विद्युत ताप का, इसका क्या कहते हैं उसको, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि मानव शरीर का जो तापमान होता है वह डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, बताइएगा। 37 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री, वहीं पर अगर केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन। याद रख लीजिएगा ये तीनों पैमाना। लेकिन याद रखिएगा, तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। और आप लोग को बता दे कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि लंबाई को हम लोग मील में भी दर्शाते हैं, मील में दर्शाते हैं, मीटर में दर्शाते हैं, किलोमीटर में दर्शाते हैं, फीट में दर्शाते हैं, इंच में दर्शाते हैं, तो थोड़ा आपको कॉमन जानकारी दे देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया 1 मील में कितना किलोमीटर होता है, तो बोलिएगा 1.6 किलोमीटर। 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। और ये अभी बोल रहे थे 42 किलोमीटर। तुम आपके माइंड का कंफ्यूजन दूर करते हैं तो याद रख लीजिएगा, मैराथन दौड़ की जो लंबाई होती है वह जो होती है उसको 2 चीज में हम लोग देखते हैं, एक देखते हैं मील में, एक देखते हैं किलोमीटर में। तो अगर किलोमीटर में देखते हैं तो लगभग 42 किलोमीटर के अप्रॉक्स होता है। अगर हम देखते हैं मील में तो 26 मील 385 गज होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ये चीज आता है।
तो भाई मील का दूरी अगर पूछे किलोमीटर में तो लगभग 1.5 किलोमीटर से ज्यादा होता है, यानी 1.61 किलोमीटर होता है। और 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। ये सब क्वेश्चन हुबहू आपको एग्जाम में आ जाएगा। वहीं अगर पूछेगा कि 1 फीट में जो है कि कितना मीटर होता है, तो 1 फीट में होता है 0.308 फीट, याद रखिएगा। 1 फीट में यानी मीटर बड़ा होता है फीट से, मीटर बड़ा होता है फीट से, यानी याद रखिएगा कि 0.30 फीट होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा त्वरण का एसआई मात्रक जिसे हम लोग एक्सीलरेशन करते हैं, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और वेग में परिवर्तन के दर को आप लोग क्या कहते हैं, त्वरण। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, आवेग। संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संवेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, बल। संवेग में परिवर्तन की दर, जहां दर लगा देगा तो बल मार देंगे, यानी F बराबर ma बल से वो पहुंच जाएगा। अगर संवेग में परिवर्तन सिर्फ पूछे तो आवेग, संवेग में परिवर्तन आवेग। और आवेग का ऐसा मतलब न्यूटन सेकंड, आवेग का ऐसा मतलब न्यूटन सेकंड। और संवेग का ऐसा मतलब केजी मीटर पर सेकंड, यानी द्रव्यमान गुना वेग, यानी संवेग हो गया P बराबर mv, यानी द्रव्यमान गुना वेग, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, और जो है कि आपका जो ये वेग होता है ये आपका सदिश राशि होता है, वेग जो है वो सदिश राशि होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए रेडियो धर्मिता का ऐसा मतलब क्या होता है, बेकुरल। रेडियो धर्मिता का ऐसा मतलब बेकुरल होता है। और रेडियो धर्मी से 3 प्रकार के किरण निकलते हैं, याद रखिएगा, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। अल्फा किरण पॉजिटिव होता है, बीटा किरण निगेटिव होता है, और गामा किरण गम में रहता है, यानी न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और तीनों का तीनों किरण जो निकलता है वह आपका नाभिक से निकलता है। किससे निकलता है, परमाणु के नाभिक से निकलता है। और नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था, किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था नाभिक का खोज, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। वहीं पर अगर पूछे चुंबक फ्लक्स का वेबर, चुंबक फ्लक्स का वेबर। अगला क्वेश्चन, भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन। भार का ऐसा मात्रक न्यूटन, और द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी। तो आप लोग को बता दे कि द्रव्यमान जो होता है वह आपका अदिश राशि होता है और भार सदिश राशि होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन फंसता है, यहाँ बच्चा सोचता है कि जो द्रव्यमान है वही भार है, नहीं, भार सदिश है, द्रव्यमान अदिश है। और द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी होता है और भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। और भार यानी W यानी वेट को शॉर्ट में कहते हैं W। तो याद रखिएगा भार बराबर जो सूत्र होता है या वेट बराबर जो सूत्र होता है, यानी W बराबर mg, यानी मास गुना ग्रेविटेशन फोर्स, यानी कि त्वरण, याद रख लीजिएगा। यानी द्रव्यमान गुना त्वरण याद हो जाएगा। आप लोग को आपका निकालना है भार, यानी W बराबर mg, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भार सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। वेग का पूछे और चाल का पूछे, दोनों का समान होता है, मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन, आवेश जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। जैसे आप लोग को पता होगा जब भी विद्युत धारा आपका वायर में चलती है तो वह अपने साथ जो है कि आवेश लेके चलती है और इलेक्ट्रॉन को भी लेके चलती है। एक बार पॉजिटिव में चलती है, एक बार निगेटिव में चलती है। तो याद रखिएगा कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होते हैं, एक ऋणात्मक होते हैं। और याद रखिएगा आवेश जो ऋणात्मक और धनात्मक होते हैं इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने तड़ित चालक का खोज किया था। किसका खोज किया था, याद रखिएगा, तड़ित चालक यानी ऑप्टिकल फाइबर का जो खोज किया था, तड़ित चालक का जो खोज किया था वह करने वाले वैज्ञानिक जो थे, यानी कि तड़ित चालक, उसका खोज करने वाले वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन का संबंध अमेरिका से था। और याद रखिएगा कि आपके जो तड़ित चालक जो बने होते हैं वह तांबा के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, तांबा के बने होते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला
अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और पारसेक भी दूरी का मात्रक है। पारसेक भी दूरी का मात्रक है। दोनों में फर्क इतना सा है कि प्रकाश वर्ष जो होता है वह एसआई मात्रक हो गया दूरी का, लेकिन लंबी दूरियों को मापने के लिए भी प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आपका दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वह पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई यानी देखने में वही पारसेक लंबा है, लेकिन याद रखिए उसका लंबाई ढेर दूर तक मापने में यूज नहीं करते हैं। भले पारसेक सबसे लंबा है, क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि लंबी दूरी को मापने के लिए यूज करते हैं प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं, लेकिन दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। जैसे कहने का मतलब यह है कि आपके पिताजी और आप, मान लीजिए आपके पिताजी घर में काम करते हैं या मतलब वो घर में रहते हैं और आप जो है उनके बेटे हैं, आप जो है कि जॉब करते हैं, तो आपके पास ज्यादा पैसा रहेगा हमेशा। तो इसका मतलब है कि आप जो है कि पारसेक हैं, भले आप मात्रक नहीं है, घर के मेन मालिक नहीं है, आप प्रकाश वर्ष नहीं है, लेकिन सबसे लंबा जो पहुंच रहेगा आपके बेटा का रहेगा यानी कि पारसेक का रहेगा। तो सबसे लंबा रहेगा पारसेक। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई का नाम क्या है, तो पारसेक। लेकिन लंबी दूरियों को मापने के लिए यूज करते हैं प्रकाश वर्ष। किसका यूज करते हैं? प्रकाश वर्ष। दोनों का दोनों जो है वो दूरी ही मापता है, याद रखिएगा। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर। 15 मीटर और किलोमीटर में पावर में 12 रहेगा, किलोमीटर में 12 रहेगा। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ये उधर गुणा कर लीजिएगा तो उसके बराबर पूछ जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग केमिस्ट्री पे। तो आप लोग को बताना है कि किस माध्यम में अणुओं के बीच का आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो याद रख लीजिएगा ठोस में। किस में होता है? ठोस में। आप लोग को ऐसे जनरली देखते हैं तो 5 प्रकार का जो है कि आपका माध्यम बन चुका है। एक ठोस है, द्रव है, गैस है, यानी पदार्थ का जो रूप होता है ठोस, द्रव, गैस। चौथा प्लाज्मा, अब 5वां बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बना है। लेकिन सामान्यतः 3 देखने के लिए मिलता है हम लोग को जनरली यूज में। तो ठोस, द्रव और गैस। मेरा क्वेश्चन क्या था कि किस प्रकार के माध्यम में जो है कि सबसे अधिक जो आकर्षण बल रहता है एक दूसरे कणों के बीच ज्यादा रहता है। तो आप लोग बता दें, अगर कोई ठोस चीज लीजिएगा, एक द्रव लीजिएगा, एक गैस लीजिएगा, तो आप जो सबसे अधिक चिपका रहेगा एक अपने में एकदम मतलब फटेगा नहीं या टूटेगा नहीं या अलग नहीं होगा अपने आप से, समझिए वो ठोस पदार्थ होता है। कौन पदार्थ? ठोस। यानी पदार्थ जो ठोस होते हैं वो आकर्षण बल यानी एक दूसरे से पूरा चिपका हुआ है, ताकत लगा के, आकर्षण बल लगा के। इसीलिए याद रखिएगा कि ठोस का जो सबसे मुख्य गुण होता है वह अपने आप में विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे मौलिक कण से मिलकर एक पदार्थ का निर्माण होता है और सबसे अधिक जो आकर्षण बल होता है ठोस में। तो अब आप दिमाग लगा सकते हैं कि सबसे कम किसमें? गैस में। किसमें रहेगा? गैस में। और बीच में रहेगा किसमें? तो भाई जल में। किसमें रहेगा? जल या द्रव में। जल या द्रव में याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? 5। कितना? 5 आप लोग को बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि ठोस के कण, वही समझना है, ठोस जो बना हुआ है, मान लीजिए पत्थर ठोस पदार्थ से बना हुआ है, ठोस के कण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो याद रख लीजिएगा कि वह व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं एक दूसरे से। कहने का मतलब है कि एक जगह से वो बैठे हुए हैं तभी तो एक दूसरे पर टिक के एक ठोस का निर्माण किए हुए हैं। तो याद रख लीजिएगा कि ठोस कणों के सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि उसके कण व्यवस्थित तरीके से सुविन्यास होके अपने आप में बैठे हुए हैं और जल का इधर से उधर भागते रहता है, गैस का तो आरू भागता है। तो कहने का मतलब है कि ठोस में जो है कि एक दूसरे से मौलिक कण आपस में जुड़कर जो है कि उसके गुण को बनाए रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, किस प्रकार के पदार्थ की अवस्था में विसरण की गति सबसे अधिक होती है? तो गैस में। विसरण की गति यानी विसरण मतलब फैलना, विसरण मतलब फैलना। अब बताइए सबसे अधिक कौन फैलेगा? गैस फैलेगा। कौन फैलेगा? गैस। अगर इसी को घुमा के पूछ दे कि सबसे कम विसरण किसमें होगा? ठोस में। किसमें होगा? ठोस में। तो ये सब चीज समझने वाला बात है, तो आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, मीथेन का अणुसूत्र क्या होता है? CH4। मीथेन का अणुसूत्र CH4 होता है और मीथेन को हम लोग मार्स गैस के नाम से जानते हैं। और मीथेन गैस की जो उत्पत्ति होती है, मीथेन गैस की जो उत्पत्ति होती है वह आपका कैल्शियम
क्या कहते हैं, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जब जल का जब प्रभाव करते हैं तो हमको मीथेन गैस की प्राप्ति होती है। वहीं पर अगर कैल्शियम कार्बाइड पर जल का प्रतिक्रिया करवाते हैं तो एसिटिलीन गैस बनती है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा, C2H2। एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2, एसिटिलीन याद रखिएगा, जो कि आपका कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में प्रयोग आता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, मिश्रण प्रकृति में हो सकते हैं दो प्रकार के। मिश्रण को जो बांटा गया है दो प्रकार का, एक समंगी मिश्रण, एक विषमंगी मिश्रण। एक समंगी मिश्रण, एक विषमंगी मिश्रण। जैसे नमक और जल का मिश्रण समंगी हो गया, यानी समान मात्रा में मिला हुआ है, और चीनी और जल का मिश्रण भी समान मात्रा में, यानी समंगी मिश्रण। और याद रखिएगा, मिट्टी और रेत का मिश्रण असमान में रहता है, यानी विषमंगी मिश्रण, याद रखिएगा। उसी प्रकार से तेल और जल का मिश्रण विषमंगी हो गया, विषमंगी हो गया। यानी तेल और जल आया, इससे मेरे माइंड में एक क्वेश्चन याद आता है कि जैसे आपका जल होता है, जल के ऊपर में जो तेल दिखता है ऐसे ऐसे, तो जल के ऊपर में तेल की मात्रा को ज्ञात करने वाला यंत्र का नाम है ग्रेविमीटर। क्या नाम है? ग्रेविमीटर। जैसे आप लोग को हम ट्रिक से याद करवा देते हैं, जब आप मछली मुर्गा वगैरह खाते होंगे तो ऊपर में नहीं कहते हैं कि थोड़ा सा ग्रेवी दीजिएगा भैया, तो कहने का मतलब आप तेल ले रहे हैं ऊपर से, यानी पानी पे तेल ले रहे हैं, अर्थात ग्रेवी ले रहे हैं। तो याद रखिएगा कि पानी के ऊपर तेल की मात्रा को ज्ञात करने के लिए ग्रेविमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, एक मिश्र धातु जो है, एक मिश्र धातु जो है वह किस प्रकार का उदाहरण है? तो ठोस का ठोस, ठोस का ठोस। एक मिश्र धातु जो है वह ठोस का ठोस में रूपांतरण होता है या उसका मिश्र धातु होता है, क्योंकि आप लोग को पता है मिश्र धातु जो बने होते हैं वह दो प्रकार के मिश्रण जो होता है वह ठोस में ठोस। जैसे आप लोग को पता होगा कि आप लोग कॉपर, तांबा, जिंक सब का नाम सुनते होंगे। जैसे आप लोग कांसा का जो बर्तन बना होता है वो दो तत्व से मिलकर बना होता है, तो दोनों ठोसे तत्व से मिलकर बना होता है। जैसे कांसा बना होता है Cu प्लस Sn से मिलकर, यानी कॉपर और टिन से मिलकर आपका जो है कि क्या बन रहा है? कांसा। यानी कि कांसा एक प्रकार का ठोस बर्तन होता है, तो यह ठोस और ठोस का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, हवा है एक क्या? गैसों का मिश्रण। हवा है एक गैसों का मिश्रण, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और यौगिक जो होता है, जैसे आप लोग किसी भी चीज का अगर सूत्र याद करते होंगे तो समझिए वह यौगिक का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? यौगिक का सूत्र होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं आगे बायोलॉजी में। चलिए बायोलॉजी में आज का पहला सवाल आप लोग बताइएगा, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा? आप लोग रेगुलर बने रहिए, आप लोग का एकदम एग्जाम होगा, आप लोग लगातार बने रहिए, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को बताना है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित करता है। याद रखिए, कहने का मतलब क्वेश्चन यह है कि वंश का जो अध्ययन करते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी का जो अध्ययन करते हैं, यानी कि पहले बाप आया, फिर जो बेटा आया, फिर उसका पोता आया, तो इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी का जो अध्ययन करते हैं वो अनुवांशिकी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। याद रखिएगा, जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग वाटसन ने किया था। किसने किया था? जेनेटिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग जो है कि वाटसन ने किया था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और बायोलॉजी शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया था, याद रखिएगा, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। बायोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग लेमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा 1801 ईस्वी में किया गया था। लेकिन कदापि भी उसे उसका बायोलॉजी का पिता नहीं कहा जाता है। बायोलॉजी का जो पिता या जीव विज्ञान का जो पिता कहलाता है वह अरस्तु को कहते हैं। किसे कहते हैं? अरस्तु को। यानी बायोलॉजी का पिता के साथ साथ याद रखिएगा प्राणी विज्ञान का जो पता कहलाता है, कहने का मतलब आपका जंतु विज्ञान का जो पिता कहलाता है, जूलॉजी का जो जनक कहलाता है, वह भी अरस्तु कहलाता है। वह भी अरस्तु कहलाता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। फिर से एक बार बताइए, अनुवांशिकी शब्द जो दिया था किस वैज्ञानिक ने? वाटसन। अनुवांशिकी शब्द दिया था वाटसन ने, और वाटसन ने 1906 में इसका प्रयोग किया था। कब प्रयोग किया था? 1906 में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है,
आप लोग को बताना है कि आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे जानते हैं, तो याद रखेगा ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल को आनुवंशिकी का पिता के रूप में जानते हैं और मेंडल का संबंध ऑस्ट्रिया से था, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया से था। और आप लोग को बता दे कि मेंडल ने विभिन्न प्रकार के नियम दिए हैं जो बार बार एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो याद रखिएगा मेंडल का 3-4 नियम, उसमें से एक है प्रभाविकता का नियम, एक है गैम्बिट का शुद्धता का नियम, एक है पृथक्करण का नियम। और इस तरह का नियम जो है आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा, यानी गैम्बिट का नियम, शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम या फिर स्वतंत्र अपवहन का नियम। तो ये सारा का सारा नियम जो दिया है मेंडल ने दिया है। किसने दिया है? मेंडल ने। अगला क्वेश्चन, और मेंडल ने पहली बार मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और मटर में भी याद रखिएगा वो गार्डन मटर पर, गार्डन पीपर किया था, गार्डन पीपर इसका खोज किया था। और मटर में गुणसूत्र की संख्या 14 होता है। कितना होता है? 14। मटर में 14, प्याज में 16, टमाटर में 24 और उसके बाद गेहूं में 42। तो ये सब चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, सब्जी हो गया और उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो फसल का जो उत्पादन करते हैं वह उस विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? हॉर्टिकल्चर। क्या कहलाती है? यानी सब्जी का उत्पादन हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, अर्थात विभिन्न प्रकार के बागवान के अंदर में जो विभिन्न प्रकार के सब्जी वगैरह उगाते हैं उसे हम लोग ओलेरीकल्चर के रूप में जानते हैं। किसमें जानते हैं? ओलेरीकल्चर, यानी सब्जियों का उत्पादन ओलेरीकल्चर कहलाता है। वहीं अगर सब चीज का मिक्सअप करके पूछे, सब्जी पूछ दे या फिर आपका फल पूछ दे या फिर आपका फूल पूछ दे, विभिन्न प्रकार के अर्थात बागवान का जो आपका उत्पादन कहलाता है वह कहलाता है हॉर्टिकल्चर। क्या कहलाता है? याद रखिएगा, अगर स्पेशल सब्जी पूछे तो ओलेरीकल्चर, सब्जी पूछेगा तो ओलेरीकल्चर, अगर सब मिक्सअप करके पूछे या बागवान शब्द का यूज कर दे तो हॉर्टिकल्चर मार देंगे। क्या मार देंगे? हॉर्टिकल्चर। वहीं अगर आप लोग को बता दे कि अगर अंगूर का उत्पादन पूछेगा तो विटिकल्चर, अंगूर का उत्पादन विटिकल्चर। और भारत के अंदर में अंगूर के लिए उत्पादन शहर है नासिक। कौन सा है? नासिक। नासिक महाराष्ट्र के अंदर में स्थित है। और याद रखिएगा कि नासिक प्याज के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। देखिए ये सब प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, ज्यादा दिन पुराना क्वेश्चन नहीं है। एनटीपीसी जो सीबीटी 2 हुआ था उसका 2021-22 में उसका क्वेश्चन पूछा हुआ, जितना पूछ रहे हैं आपको कोशिका का अध्ययन, आगे यकृत का अध्ययन सब मिलेगा। यानी आपको जो पहले बेस तैयार कर रहे थे क्वेश्चन वहीं से रहता है। भले बहुत सब छात्र अपने आप में एडवांस बनते हैं कि जो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, यह क्वेश्चन नहीं आएगा, और वही लड़का जो है कि आगे इजी क्वेश्चन एग्जाम में गलती करके आ जाता है और दोबारा उसे जो है कि वो टेंशन आ जाता है जब उसका रिजल्ट नहीं होता है। तो आप हकीकत में एक बात बता देते हैं, हकीकत में जहां तक हमको एक्सपीरियंस है, हम अपना ओपिनियन बताते हैं कि अगर एक लड़का औसत में तैयारी कर रहा है तो उसका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते वह सिर्फ इजी क्वेश्चन को गलती ना करे। जो क्वेश्चन वो जानता है सिर्फ उसे गलती ना करे। और देखिएगा बहुत लोग हार्ड पढ़ने की कोशिश में रहता है, बहुत हार्ड पढ़ लेता है, एग्जाम में जो है ना इजी क्वेश्चन गलती कर लेता है 2 गो, बस वही खेल उसका गड़बड़ा गया। और जो हार्ड क्वेश्चन आता है वह साइते लड़का मार पाता है, अधिक से अधिक नहीं मार पाता है, 1-2 गो मारता है टेकरिए में। ये बोलने का भले है कि खूब हार्ड पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, ये सब कहीं कुछ नहीं आता है। जितना प्रीवियस पे आप कमेंट बना लीजिए और हल्का आप जो है कि न्यूमेरिकल वगैरह साइंस में पकड़ बना लीजिए, आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। बाद में की मैथ रीजनिंग को आप कवर करके चलिए, आपका रिजल्ट कहीं नहीं रेलवे बोर्ड में रुकने वाला है। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगर आपसे पूछे कि छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? सौरोलॉजी। छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछेगा पर्वत का अध्ययन क्या कहलाता है तो याद रखिएगा पर्वत का अध्ययन ओरोलॉजी। पर्वत का अध्ययन ओरोलॉजी। पर्वत का अध्ययन ओरोलॉजी। अगर आपसे पूछे खून का अध्ययन तो खून का अध्ययन हेमेटोलॉजी। खून का अध्ययन हेमेटोलॉजी और यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी और हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी। अगर आपसे पूछे कान का अध्ययन तो ओडोंटोलॉजी। अगर पूछे आंख का जो है डॉक्टर क्या कहलाता है या आंख का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है तो वह आपका कहलाता है ऑप्थेमोलॉजिस्ट। क्या कहलाता है? ऑप्थेमोलॉजिस्ट। और दांत का ओडोंटोलॉजी। दांत का ओडोंटोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन जो होता है वह फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और हड्डी से हड्डी के जोड़ का जो होता है उसका अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी।
अगला क्वेश्चन, और हड्डी ऑस्टियो, हड्डी ऑस्टियो, हड्डी ऑस्टियो, मास मायो, मास मायो, मास मायो, मास मायोलॉजी। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है फूलों का खेती क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। अगर सब्जी पूछे ओलेरी, सब्जी का पूछे उत्पादन क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर। सब्जी का उत्पादन ओलेरी कल्चर, और फूल का अध्ययन फ्लोरिकल्चर, फूल का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है एपिग्राफी में जो है किसका अध्ययन करते हैं? एपिग्राफी में शिलालेख का अध्ययन, एपिग्राफी में शिलालेख का अध्ययन करते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को अगर पूछ देंगे हम कि कंकाल का अध्ययन, कंकाल यानी हड्डी, कंकाल यानी हड्डी, हड्डी यानी ऑस्टियो, हड्डी यानी ऑस्टियो, और हड्डी में 8% फास्फोरस होता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और हड्डी में जो होता है, हड्डी में जो होता है वह आपका जो है कि हड्डी और मांस का जो जोड़ कहलाता है वह आपका क्या कहलाता है? टेंडन। क्या कहलाता है? टेंडन। और हड्डी से हड्डी का जोड़ लिगामेंटस। अगला क्वेश्चन, मानचित्र का अध्ययन कार्टोग्राफी, मानचित्र का अध्ययन, मानचित्र का अध्ययन कार्टोग्राफी, याद रखिएगा। और आप लोग को बता दें सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है पक्षियों का अध्ययन और इंथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन और इंथोलॉजी होता है। अगर आपसे पूछे सरीसृप या उभयचर का अध्ययन तो याद रखिएगा हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। उभयचर व सरीसृप का अध्ययन होता है हर्पेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन, आंखों का जो चिकित्सीय अध्ययन कहलाता है आपका ऑप्थोमोलॉजी। आंखों का चिकित्सीय जो अध्ययन कहलाता है ऑप्थोमोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मानव का कर्मिक विकास का अध्ययन क्या कहलाता है तो याद रखिएगा एंथ्रोपोलॉजी। मानव का कर्मिक विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। वहीं बुढ़ापा का जो अध्ययन कहलाता है, बुढ़ापा का जो कहलाता है जेरेंटोलॉजी। क्या कहलाता है? जेरेंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन, रेशम की खेती क्या कहलाती है? सेरीकल्चर। रेशम की खेती सेरीकल्चर। वही मधुमक्खी की खेती जो कहलाता है वह आपका एपीकल्चर। याद रखिएगा, मधुमक्खी पूछेगा तो एपी, मधुमक्खी एपी, रेशम कीट पूछेगा तो सेरीकल्चर, ये सब याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अंगूर का तो विटीकल्चर, अंगूर का विटीकल्चर। अगर पूछे केचुआ का उत्पादन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर। केचुआ का उत्पादन वर्मी कल्चर, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट उससे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है पक्षी पालन क्या कहलाता है? पक्षी का पालन, पक्षी का अध्ययन नहीं, पक्षी का पालन क्या कहलाता है? एविकल्चर। पक्षी का उत्पादन एविकल्चर कहलाता है, या पालन एविकल्चर, क्योंकि पक्षी में एविस पाया जाता है, पक्षी जो एविस ग्रुप में पाया जाता है इसीलिए। अगला क्वेश्चन मछली पालन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर। मछली जो हम लोग खाते हैं वो पीस के बना के खाते हैं, यानी मछली पिसीकल्चर। और मछली का जो अध्ययन कहलाता है वह इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी। मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कीट पतंग का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। कीट पतंग का अध्ययन एंटोमोलॉजी। अगर पूछे आपको कि पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी। पशु जो व्यवहार करता है उसका अध्ययन कहलाता है इथोलॉजी, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। अगर आपसे पूछे जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, क्योंकि जीवाणु का जो इंग्लिश नाम होता है बैक्टीरिया होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है मनुष्य का अध्ययन बता दिया एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है पुरातत्व संबंधी विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी। आप लोग को पता होगा जब पुराना सब चीज का जब खोज होता है पुरातत्व विज्ञान के द्वारा, जैसे बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का ये वाला स्थल यहाँ पर देखा गया, यहाँ पर बुद्ध का एक मूर्ति मिला है, तो वो आपका आर्कियोलॉजिस्ट सब जाके, पुरातत्व विज्ञानी सब जाके उसका खोज करते हैं, और वो जो खोज का जो अध्ययन कहलाता है वो आर्कियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है निषेचन एवं विकास एवं विभाजन एवं विभिन्नता
के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान। क्या कहता है? भ्रूण विज्ञान। अगर आपसे क्वेश्चन हम आप लोग को बता चुके हैं पिछला सेशन में कि बीज जो होता है, बीज जो कि पेड़ पौधे से बीज निकलता है, तो बीज का जो अध्ययन कराता है स्पर्मोलॉजी। बीज का अध्ययन स्पर्मोलॉजी, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, पौधों में बीमारी का अध्ययन और तरीका जिससे पौधे जो है कि विरोध करते हैं या संक्रमण का सामना करते हैं। कहने का मतलब क्वेश्चन यह है कि पौधे में बीमारी का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी ये क्वेश्चन एनटीपीसी का पूछा हुआ है। जितना क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको इसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आया हुआ है, और उससे संबंधित आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो दे रहे हैं आप लोग उस पर भी कमांड रखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आगे तक जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि पुरुष में बांझपन एवं यौन रोग संबंधी विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? एंड्रोलॉजी जो कहलाता है वो पुरुष में बांझपन। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, कोशिका का अध्ययन जो कहलाता है क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हेपेटोलॉजी में किसका अध्ययन? यकृत का। हेपेटोलॉजी में यकृत। अब गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। और गुर्दा की इकाई होती है नेफ्रॉन। और तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन। और न्यूरॉन जो होता है वो तंत्रिका तंत्र की इकाई कहलाती है, इसलिए तंत्रिका तंत्र का अध्ययन जो कहलाता है वो न्यूरोलॉजी। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अल्सर जो होता है एक बीमारी, अल्सर का अध्ययन क्या कहलाता है? हेल्कोलॉजी। अब बुढ़ापा का अध्ययन अगर पूछे तो मानना है जेरेंटोलॉजी। बुढ़ापा कभी कभी नहीं देगा तो उसके बदले में जीर्ण शब्द का यूज करेगा, जीर्ण। तो याद रखना है, जीर्ण पूछे या बुढ़ापा पूछे तो मारना है क्या? तो जेरेंटो यानी वो लोग अधिक जीने का प्रयास करता है बुढ़ापा में जाके, इसीलिए याद रखेगा जेरेंटोलॉजी। तो चलिए आज साइंस हम लोग यही इसको रख रहे हैं। उसके बाद फिर जो है कि हम लोग आ रहे हैं करंट अफेयर्स पे। तो लगभग 15 क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स का पूछेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप लोग लगातार बने रहिएगा। तो आप लोग को बताना है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो पहल चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, लगभग 2015 में ही चलाया गया था। 22 जनवरी 2015 को ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत किया गया था हरियाणा के पानीपत से इसका शुरुआत करवाया गया था। याद रखिएगा, हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत बीजेपी सरकार के द्वारा किया गया था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दिन ही आपका सुकन्या योजना भी शुरुआत करवाया गया था। सुकन्या और बेटी यानी दोनों एक तरह का सेंस आ रहा है। सुकन्या और बेटी दोनों 22 जनवरी 2015 से ही बीजेपी सरकार ने शुरुआत करवाया था। और आप लोग को बता दें कि हाल ही में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वह पिंकी को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? पिंकी को। अगर पिंकी ऑप्शन में है तो सही है, नहीं तो लक्ष्मी कुमारी भी है, बहुत सारा व्यक्ति है। तो याद रखिएगा, हाल ही में पिंकी को बनाया है। और पिंकी का संबंध मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से जहां की भारत का समय जोन गुजरता है। भारत का समय जोन आपका समय जोन मिर्जापुर इलाहाबाद नैनी नामक स्थान से गुजरती है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। कुल 5 राज्य से गुजरती है। तो ये सब चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, युवा मतदाता जागरूकता राजदूत जो भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल जो बनाया है वह सुरेश रैना को बनाया है। किसको बनाया है? सुरेश रैना। क्योंकि सुरेश रैना का संबंध जो वह जम्मू कश्मीर से ही है। कहां से है? जम्मू कश्मीर से ही है, याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, वहां से एक और खिलाड़ी संबंध रखते हैं, उमरान मलिक। कौन रखते हैं? उमरान मलिक को श्रीनगर एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। उमरान मलिक को बहुत फास्टर बॉलर है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भारतीय स्टेट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एमएस धोनी। भारतीय स्टेट बैंक एमएस धोनी इसके हैं। और वर्तमान में जो एसबीआई के अध्यक्ष है वह दिनेश कुमार खारा, याद रखिएगा। और एसबीआई का स्थापना गोरेवाला समिति के सिफारिश पर, किस समिति पर? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को 3 बैंकों को मिलाकर किया गया था, जिसे कि हम लोग आगे चलकर जो है कि 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष एसबीआई दिवस के रूप में भी मनाना शुरू किया है। अगला
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली। आप लोग को पता होगा सौरव गांगुली जिसे हम लोग दादा के नाम से जानते हैं, उसका संबंध बंगाल से ही है, इसीलिए याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर आपके दादा या फिर सौरव गांगुली है। और साथ ही साथ सौरव गांगुली त्रिपुरा के भी ब्रांड एम्बेसडर है। त्रिपुरा और बंगाल दोनों के ब्रांड एम्बेसडर जो है वह कौन है, तो याद रख लीजिएगा वह सौरव गांगुली है। और बंधन बैंक का भी मुख्यालय कलकत्ता में है। 2015 में स्थापना हुआ था, इसीलिए उसको दादा अभी संभाल रहा है, यानी उसका भी जो है ब्रांड एम्बेसडर वो अभी कौन है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बहुत मस्त क्वेश्चन। चुनाव आयोग का जो राष्ट्रीय आइकॉन पूरे भारत के लिए है वह राजकुमार राव है। राजकुमार राव कौन है, राजकुमार राव। याद रखिएगा चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन पूरे भारत के लिए जो बना है वह राजकुमार राव है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगर पूछे कि राजस्थान सरकार ने जो हाल ही में चुनाव करवाया उसका आइकॉन किसे बनाया था, दिव्यकीर्ति सिंह को, दिव्यकीर्ति सिंह को। और कल ही बताया आपको कि दिव्यकीर्ति सिंह जो है वह उसे अर्जुन पुरस्कार मिला है। और दिव्यकीर्ति सिंह जो थी वह आपका दिव्यकीर्ति नाम रखे थे घुड़सवारी पे। दिव्यकीर्ति जो आपके जो आईएएस जो की तैयारी जो करवाते हैं यूपीएससी का, उसका उनका नाम विकास दिव्यकीर्ति है। यानी दिव्यकीर्ति चलता है वो घोड़ा पे चढ़ के चलेगा तभी तो वो फाइट कर पाएगा एग्जाम यूपीएससी को, इसीलिए याद रखिएगा दिव्यकीर्ति जो है वो घुड़सवारी है। दिव्यकीर्ति जो है घुड़सवारी है और इसका संबंध जो है वो राजस्थान से, कहां से है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर एवं बिहार स्टेट आइकॉन के रूप में जो शामिल किया गया है, मैथिली ठाकुर को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, प्रसून जोशी। उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी था, हाल ही में बना है। और इसका पहले था आपका ऋषभ पंत, लेकिन वो हट चुका है, प्रसून जोशी हो गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, स्विट्जरलैंड में जो भारत के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो आपके कौन बने हैं, नीरज चोपड़ा। कौन बने हैं, भारत के गोल्डन बॉय के नाम से किसे जानते हैं, नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा के नाम पर एक पुस्तक लिखा गया है आपका नवजीत सिंह गिल के द्वारा, और उस पुस्तक का जो नाम है आपका गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाम के जो पुस्तक का रचना किया है वह करने वाले हैं नवजीत सिंह गिल। और आपका नीरज चोपड़ा ने आपका 7 अगस्त के दिन जो है कि आपका ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, भाला फेंक या जेवलिन थ्रो में। इसीलिए 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष जेवलिन थ्रो दिवस या भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। और नीरज चोपड़ा का संबंध जो था वह पानीपत से, आप लोग को बताए थे, नीरज चोपड़ा ने विभिन्न प्रकार के देश की खड़ाई को पानी पिला दिया, अर्थात उसका संबंध पानीपत हरियाणा से है। और इनके नाम पर आपका पुणे में खेल संस्थान का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ये 88.17 मीटर फेंका था, 86.58, ठीक है, 86.58 तक 87.58 था, नहीं 86। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन, नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, युवराज सिंह। किसे बनाया गया था, और युवराज सिंह का एक पुस्तक बहुत फेमस है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, देश के मेंटोर कार्यक्रम के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया, सोनू सूद। सोनू सूद को देश के मेंटोर कार्यक्रम का जो है कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के तहत आरबीआई ने ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, नीरज चोपड़ा। किसे बनाया, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के साथ साथ आपका जो है कि बैंकिंग धोखाधड़ी को भी रोक रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री थे या हैं, तो याद रखिएगा उन्हीं को खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोगों के बीच हम लोग रख रहे हैं, तो आपका सेशन हमें कैसा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और उसके बाद साथ ही साथ आप इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि हमें और आपका दोनों का जो है कि प्रोग्रेस होगा। और प्रोग्रेस होने के साथ साथ जो है कि अधिक से अधिक आदमी के पास पहुंच पाएगा, और वह भी आपके तरह स्टूडेंट बन के अपने माँ बाप के सपने का जो है कि उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का लास्ट सवाल आप लोगों के बीच रख रहे हैं, तो आप लोग को आज का सवाल बताना है,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो शुरुआत किया गया था, किस शहर से शुरुआत हुआ था, आप लोग इसे डीप में पूरा लिखने का प्रयास कीजिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। आप लोग जो है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करने का प्रयास कीजिएगा और शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज हम इसी तक जो है कि हम अपने वीडियो को जो है कि हम समापन कर रहे हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।